फ्रेंड्स, वीके मैथ्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से एक 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, बेसिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस्ड रहता है, कई बार पूछ लेते हैं। तो हमने इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम डिस्कस किया था एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। हमने इसमें डिस्कस किया था हाउ टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हाउ टू एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 5 और 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इजी हैं, आपको इन्हें थोड़ा याद रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है और इनको यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट और शो दैट। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं लिख सकते, उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका मीनिंग क्या है? सपोज आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, अगर हम उस डिटर्मिनेंट की सभी रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, जैसे मैट्रिक्स में देखा था हमने, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी थी, तो यहाँ अगर हम डिटर्मिनेंट की सभी रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, तो होगा क्या कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो पहले आपको डिटर्मिनेंट दे रखी थी उसकी जो वैल्यू आएगी, वही वैल्यू रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी आपको वही वैल्यू मिलेगी। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन unchanged if rows and columns are interchanged. Let A is a matrix. A is a matrix and we know that matrix is a square matrix, otherwise we cannot write determinant. So A is a square matrix of order m. Then determinant of Aij is equal to determinant of Aj. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम है, तो आप यहां से मैट्रिक्स ए की कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि आपको चेंज क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। सिर्फ यहाँ पे हमें 2 वर्टिकल्स लाइन रिप्रेजेंट करनी है और जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। तो हम यहाँ जो मैट्रिक्स ए है इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखेंगे ए आई जे। अब हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी वैल्यू हमें, सपोज इसकी वैल्यू हमें मिलती है डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या मिली? डेल्टा। डेल्टा का मतलब हुआ एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करेंगे हम, जो डिटर्मिनेंट आपको मिलती है उसकी रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। रो को कॉलम्स में बदल देंगे और कॉलम को रोज में बदल देंगे। तो फिर उसके बाद उसको फिर सिंप्लीफाई किया
और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि उसकी वैल्यू भी जो आएगी वो डेल्टा के इक्वल ही होगी। तो यहां से ए जे आई का मतलब क्या हुआ कि आपने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। हमने पहले डिस्कस किया था कि आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां हमने क्या कर दिया, ए जे आई इसमें रो और कॉलम को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो भी डेल्टा ही होगी। आगे इन सभी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहले हम इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स। प्रॉपर्टी सेकंड है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, then sign of determinant change। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की टू रोज को इंटरचेंज करते हो, सपोज आपने फर्स्ट रो को सेकंड रो में बदल दिया और सेकंड रो को लिख दिया फर्स्ट रो की जगह, तो होगा क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही आएगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज जो पहले जो डिटर्मिनेंट थी उसकी वैल्यू अगर 3 थी, अब अगर आपने दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरीके से इफ वी इंटरचेंज एनी टू कॉलम्स, सपोज वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, तो होगा क्या, उसकी वैल्यू भी माइनस की आएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहले वैल्यू 3 थी तो अब वैल्यू आएगी -3। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स of a determinant interchanged, then sign of determinant change, यानी उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले वैल्यू प्लस की आ रही थी तो अब वैल्यू आएगी माइनस की। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट इज गिवन, a determinant is given and elements of determinant are 2 3 -1 4। ये कहाँ से मिले आपको, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखी हुई है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था हाउ टू एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 3 × -1 इज -3, और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन लेते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी +3, और इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 11। अब हम क्या करते हैं, इसकी रोज को चेंज कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो है 2 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो इज -1 4, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। R1 और R2 को मैं क्या कर देता हूँ, इंटरचेंज। तो देखो होता क्या है, यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेंगी, ये सेकंड रो थी तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी, तो ये आ जाएगा -1 4, और 2 3 ये फर्स्ट रो थी, ये बन जाएगी सेकंड, सो 2 3। अब क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का वही तरीका है, कैसे एक्सपेंड करेंगे हम जानते हैं अच्छे से। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो -3, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, सो -8, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ गई -11। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले जो डिटर्मिनेंट थी उसकी वैल्यू मिली 11, और रो फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करने के बाद आपने देखा वैल्यू आई -11। तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, अगर पहले वैल्यू प्लस की थी तो माइनस की आएगी, और पहले वैल्यू माइनस की तो प्लस की आएगी। प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। सपोज फर्स्ट एंड सेकंड रो आर आइडेंटिकल, तो होगा क्या कि फर्स्ट और सेकंड रो के सभी एलिमेंट सेम होंगे, R1 के जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट R2 के होंगे। सिमिलरली एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, so it means corresponding elements of first column and second columns will be same। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी दो रो और कॉलम्स, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0।
तो देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स देर आर 3 रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 3 कॉलम्स। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या लिखोगे आप? डिटरमिनेंट लिखोगे, एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे, तो 2 4 -1 1 -1 5 और 2 4 -1। तो आपने देखा कि इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट हमने लिखी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसके एलिमेंट्स एज इट इज लिख दिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 2 4 -1 और थर्ड रो के एलिमेंट भी हैं 2 4 -1। इसका मतलब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 कैसे आएगी। तो एक बार हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं इसे। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने बताया था, हाउ टू एक्सपेंड डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो आप देख रहे हो कि मैं फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग ही मैं इसे एक्सपेंड करूँगा। तो आप देखो कि यहाँ मैंने कैलकुलेट किया 2, फिर इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1 × -1 इज प्लस एंड 4 5 या 20, और यहाँ पे आ जाएगा -20 क्योंकि हम इधर माइनस साइन लेते हैं। फिर इसे माइनस का लिखते हैं, सो -4, और इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो एलिमेंट बचेंगे 1 5 2 -1। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा -1 एंड -5 2 या 10, तो ये आ जाएगा 10 आ गया। और उसके बाद -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 एंड -2 2 × -1 इज -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2। अब इसे अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1 × 1 - 20 इज़ -19। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे, 2 × -19, और यहाँ से आ जाएगा -1 × -10 -11, तो ये प्लस का 44 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 6 तो -6 आ जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई किया तो 19 2 × 38, तो ये माइनस का है, सो -38 एंड +44 एंड -6, -38 एंड -6 -44 एंड +44, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या हुआ मैंने आपको बताया अभी, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों रो आइडेंटिकल हैं या कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमने मैट्रिक्स में डिस्कस किया था, हाउ टू मल्टीप्लाई ए स्केलर क्वांटिटी बाय ए डिटरमिनेंट, और वी कैन से हाउ टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो उसमें हमने देखा था कि जो स्केलर क्वांटिटी थी वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, वो जो स्केलर क्वांटिटी है वो किसी भी रो या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जा सकती है, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखो यहाँ एक मैंने मैट्रिक्स लिख रखी है, मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लिखता हूँ। ये मैंने डिटरमिनेंट लिखी, और डिटरमिनेंट में आपको पता ही है एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, और थर्ड रो A3 B3 C3। अब मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, इस डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। सपोज k इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो मैं इसे k से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई करूँगा? k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आप क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको लगा कि मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको लगा कि आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आ जाएगा k, सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट रो से, तो ये आ जाएगा KA1 KA2 KA1 KB1 एंड KC1, और बाकी दोनों रो एज इट इज आ जाएंगे, A2 B2 C2 और A3 B3 C3।
इस तरीके से आप एक डिटर्मिनेंट को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में से कोई एलिमेंट कॉमन है तो एक रो में से एलिमेंट कॉमन आएगा या सिंगल कॉलम में से कॉमन आएगा। डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट एलिमेंट्स कॉमन लिए जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, एक फॉर्मूला भी है यहाँ पर, इसे आप याद रखना। यहाँ आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स ए कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आ गई के इंटू मैट्रिक्स ए, और वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है तो यहाँ पर के की पावर एन आ जाएगी। यहाँ मैट्रिक्स अगर 2/2 ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रॉपर्टी जिसकी सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बोर्ड में कई बार पूछता है क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको एक्सपेंड नहीं करना और सिर्फ प्रॉपर्टी ही अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो के या कॉलम्स के कुछ एलिमेंट्स एक्सप्रेस किए हुए हैं सम की फॉर्म में, तो हम डिटर्मिनेंट को 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स आर x1 प्लस अल्फा, y1 प्लस बीटा, z1 प्लस गामा। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो आर x2, y2, z2, x3, y3, z3। तो ये सेकंड और थर्ड के एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो के। तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उनसे एक डिटर्मिनेंट बनेगी और उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वहाँ से सेकंड डिटर्मिनेंट बनेगी। तो यहाँ पे हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 प्लस, यहाँ अगर सभी में माइनस का साइन हो तो आप यहाँ पे माइनस साइन लिख लेना, या प्लस करके एलिमेंट्स को माइनस में लिख देना। अब ये आ जाएंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा। सो फर्स्ट रो बनेगी अल्फ़ा, बीटा, गामा, और यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ सेकंड और थर्ड रो एज इट इज़ आ जाएंगी x2, y2, z2, x3, y3, z3। इस तरीके से हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा। पिछले वाले टॉपिक में हमने मैट्रिक्स में डिस्कस किया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो वहाँ हमने 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किए थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बट वहाँ मैंने बताया था कि हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पड़ते हैं। और वहाँ पर हम अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लेंगे, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या बन गए? ऑपरेशंस बन गए। तो यहाँ हम रो भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम में भी, यहाँ हम रो में भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑपरेशंस क्या हैं।
ऑपरेशंस हैं, जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था आर आई एंड आर जे आर इंटरचेंज्ड। आप रो और कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी दो रो या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो आपको क्या करना है, उस डिटरमिनेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ऑपरेशंस हम कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और ऐसा हम जानते हैं, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रो और एनी टू कॉलम देन साइन विल बी चेंज। इसलिए हमें क्या करना है, अगर आप कोई दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो आपको करना क्या है, वहाँ पे माइनस साइन लगा देना है। इसी तरीके से आर आई में अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं और हमने चेंज क्या किया, आर आई में हमने आर जे को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। या हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं C1 में, या सी आई का मतलब हो गया कोई भी कॉलम है उसमें हमने किसी दूसरी कॉलम को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि आप आर आई को चेंज कर रहे हो कोई ऑपरेशन यूज करके, और क्या यूज किया आपने, किसी आर जे को, आर जे इज एनी अदर रो, आर जे को आपने के से मल्टीप्लाई करके आर आई में ऐड किया। तो ध्यान रखना है यहाँ उसे डिवाइड नहीं करना के से, क्योंकि चेंज किसको कर रहे हैं हम, आर आई को बदल रहे हैं, आर जे को नहीं बदल रहे, इसलिए आपको डिवाइड भी नहीं करना। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया और अगर आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो आर आई टेंड्स टू के आर आई, मतलब आपने चेंज क्या किया कि आर आई को आपने के से मल्टीप्लाई करके लिखा है। इसी तरीके से सी आई में चेंज किया कि सी आई को आप के से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, तो याद रखें उस डिटरमिनेंट को आप के से डिवाइड भी करेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जिस रो को आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उस डिटरमिनेंट को डिवाइड भी करोगे, और अगर आपने डिवाइड किया है किसी नंबर से तो आप उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई भी कर देना है उस स्केलर क्वांटिटी से। इसके साथ साथ मैट्रिसेज में भी मैंने बताया था कि आपको क्या नहीं करना है, क्या अप्लाई नहीं करना है। उसी तरीके से हम एक बार फिर से देख लेते हैं, डू नॉट अप्लाई, आपको ये अप्लाई नहीं करना। मैंने बताया था आपको कि किसी रो में या कॉलम में आप एक ओनली स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा था कि आप किसी रो में किन्हीं दो रो को मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। और थर्ड हमने देखा था कि मोर देन वन ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन वन रो और वी कैन से एनी रो एट ए टाइम, मतलब एक ही समय में किसी भी रो पे या कॉलम पे एक से ज़्यादा ऑपरेशन आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप पहले जैसे आपने R1 में चेंज किया तो आप वो पहले एक ऑपरेशन अप्लाई करो, उसके बाद जो डिटरमिनेंट आएगी वहाँ फिर आप दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दो डिफरेंट रोज़ पे या डिफरेंट कॉलम्स पे आप अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है। मैं 1 मिनट में इनको रिवाइज कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट की सभी रो को कॉलम्स में बदल देते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि हम अगर किसी दो रो को या कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू नेगेटिव साइन की आएगी। थर्ड हमने देखा था इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। फोर्थ में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो उसमें मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी किसी रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगी, सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, जबकि मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। इसी तरीके से आपको अगर कॉमन लेना है तो आप किसी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी रो के या कॉलम्स के एलिमेंट्स सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं तो डिटरमिनेंट भी डिटरमिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिखी जा सकती है। 2 या 2 से ज़्यादा डिटरमिनेंट की सम की फॉर्म में लिखी जा सकती है। और सिक्स्थ बताया मैंने ऑपरेशंस। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस किए थे वही यहाँ पर क्या बन गए, ऑपरेशंस बन गए।
और इन ऑपरेशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते समय आप रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। और ये जो 6th वाली प्रॉपर्टी है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर पूछा जाता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ एंड विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व द डिटर्मिनेंट, तो उस केस में आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होता है, आपको उसे एक्सपेंड नहीं करना। लेकिन अगर बोला जाता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, तो उस केस में हम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, प्रॉपर्टीज़ में बेस्ड है, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपको एग्जांपल बताए। यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है ए डिटर्मिनेंट इज़ गिवन और इसके एलिमेंट्स आपको बता रखे हैं। तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा था कि इफ़ ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड, वैल्यू उसकी एज इट इज़ रहती है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब इसकी रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा -1 और -6, फिर ये आ जाएगा -3, और इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर लेंगे तो बचेंगे 1 2 4 1। सो 1 × 1 इज़ 1 एंड 4 × 2 इज़ -8। अब ये थर्ड एलिमेंट तो 0 ही है, इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत आसान हो गया। हम अब इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ आ जाएगा -1 -6 -7, तो -14, और यहाँ से वैल्यू आ गई 1 - 8 इज़ -7 एंड माइनस प्लस 21 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब हम क्या करते हैं, इसकी सभी रो को कॉलम्स में बदल देते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बन गई 2 3 0 और 1 -1 2 और 4 3 1। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बट मैंने कहा कि कोशिश करो फर्स्ट रो को ही लेकर के एक्सपेंड करो, इजी रहेगा, मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। तो अब मैंने लिखी फर्स्ट रो, तो यह आ जाएगा 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -6, फिर ये माइनस का लिखेंगे 1 और यहाँ बचेंगे -1 लिखेंगे और इसकी रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बचेंगे 3 3 0 1। तो यह आ जाएगा 3 और ये 0 हो जाएगा और +4 और ये बनेगा 3 2 6 और -0 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा -1 -6 -7 सो -14 और यहाँ से मिलेगा -3 और यहाँ से आ जाएगा +24। तो वैल्यू आ गई -17 +24 और इसका आंसर आया 7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 आई थी और इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी वैल्यू कितनी आई? सेम। इसका मतलब ये हुआ इफ़ वी इंटरचेंज ऑल रोज ऑल कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इसमें बोला है कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एक्सपेंड नहीं करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है x y z, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं a b c और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है x + a y + b z + c। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स का सम लिखा हुआ है
थर्ड कॉलम। तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे एक ऑपरेशन, अप्लाइंग C1 को चेंज कर देते हैं, तो लिखा C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, यानी मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ और मैंने क्या चेंज किया कि मैं C1 और C2 को ऐड कर रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, हमें फर्स्ट कॉलम मिलेगी x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, और सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएगी क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज आ जाएगी, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया। अब आप देख रहे हो कि आपने थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या आ गए, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी क्या है, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। इट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद रखें, और इनको याद करने के बाद जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगला जो सेशन होगा हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, और आप सेल्फ से क्वेश्चंस ट्राई करें, सोल्व करें। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें, आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा हर बार की तरह। थैंक यू सो मच।